साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका आईसीएमआर जेआरएफ का एग्ज़ाम 14 तारीख को शेड्यूल है। उसी के क्रम में आपका एडमिट कार्ड आ गया है। जितने भी कोर्सेज़ मेरे को कंप्लीट करने थे, वो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपने अच्छे से लेक्चर्स को देख लिया होगा और अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम जो है वो एनटीए कंडक्ट करा रहा है और किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले बहुत सारे ज़हन में क्वेश्चंस होते हैं, कभी-कभी अपने ऊपर भी डाउट आता है। तो वो सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे कि आपको क्या अप्रोचेस रखने हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। तो बहुत ध्यान से लास्ट तक वीडियो को समझिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताएँगे कि जिससे आपको वाक़ई में रियलाइज़ होगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ या ये जो एग्ज़ाम है वो मेरे लिए डूएबल है। ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर से एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको क्या-क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और वहाँ पहुँचकर आपको क्या-क्या गतिविधि करनी है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका आईसीएमआर जेआरएफ, जो कि अब डीएचआर आईसीएमआर के नाम से आपका एग्ज़ाम है, 2024 का एग्ज़ाम, जो कि आपका 14 सितंबर को कंडक्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ठीक है? तो अगर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँ, तो जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन मिलेंगे और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको हाइलाइट करना चाहूँगा, जो बच्चे बहुत परेशान हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन मोड जो है वो थोड़ा-सा चेंज हुआ है, ठीक है? मतलब सेक्शन ए, बी, सी वगैरह को, जो कि सीएसआईआर से बच्चे बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर रहे हैं। बट एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम है आपके लिए, वो आपका 2 घंटे का समय है, लेकिन जब आप डीबीटी का एग्ज़ाम देने जाते हैं या आप सीएसआईआर का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वहाँ पर जो टाइम होता है वो आपका 3 घंटे का होता है। तो यानी कि यहाँ पे टाइम कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैं आगे आपको दिखाऊँगा कि जहाँ पे आपके पास 150 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स हैं, यानी कि आपको 1 मिनट का भी समय नहीं है देने के लिए कि आप किसी एक क्वेश्चन पे आप दे सकते हैं। तो बहुत ही सावधानी से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और यही इस एग्ज़ाम को बाकी एग्ज़ाम से अलग बनाता है, ठीक है? तो और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं बात करता हूँ कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जो आपके लिए एक पॉज़िटिव मोटिवेशन होना चाहिए, वो आपके लिए ये है कि आपके पास जो नंबर ऑफ द फेलोशिप यहाँ पे अब देंगे, वो आपका 500 फेलोशिप होगा। इसको मैं आपको स्टार कर देता हूँ, क्योंकि इसी से ही कोरिलेट करता हुआ मैं आगे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊँगा। ठीक है? जिससे आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेलोशिप इंक्रीज़ हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो 2022 तक यहाँ पे जो नंबर ऑफ फेलोशिप था वो लगभग 135 था, जो लाइफ़ साइंस को दिया जाता था और लास्ट ईयर, जो कि आपका 2023 में, इसको इंक्रीज़ करके 281 बच्चों को क्वालीफाई कराया गया है। लेकिन 300 मान लीजिए, लेकिन फिर भी जो है ये नंबर ऑफ फेलोशिप जो है वो 200 स्टूडेंट्स अभी और इसमें क्वालीफाई करेंगे। तो यानी कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो लास्ट ईयर के आईसीएमआर के एग्जाम से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन है। अब यहाँ पे स्कीम ऑफ द टेस्ट क्या होगा, तो ये आपका 3 पार्ट में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा, यानी कि एक बार एग्जाम शुरू होगा तो खत्म ही होगा, बीच में आपको कहीं जाना नहीं है। 2 घंटे का पेपर होगा, 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, ए और बी और सी, जिसके बारे में हमने जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था तभी मैंने आपसे चर्चा कर लिया था। ईच क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है, आपके सेक्शन के जो क्वेश्चन है वो आपके कंपल्सरी हैं, जिसमें 1 मार्क दिया जाएगा। अब कंपल्सरी का मतलब यहाँ पे ये मत कन्फ्यूज हो जाइएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। कंपल्सरी का मतलब यहाँ पर ये है कि आप सारे क्वेश्चन को करने के लिए स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। अगर मान लो कि सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में 50 क्वेश्चन है, तो तुम्हें आता है तो तुम 50 में से 50 कर लो। यहाँ पे सीएसआईआर के तरीके ऐसा नहीं है कि हाँ, आपको सेक्शन बी में है तो 75 में आपको 25 ही करने हैं। तो यानी कि आपको, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज़ से बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं और नेगेटिव करके चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके कंपल्सरी हैं कि उसको अक्कड़-बक्कड़ करके उसको लगाना ही लगाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा, जो कि नॉर्मल आईसीएमआर के एग्जाम में मार्किंग होती है और नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पे 0.25 है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये कोई बहुत बड़ा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। जब आप लालच में आके 10-12 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो यही 0.25 जो होता है वो आपको बहुत पीछे ले जाता है। तो इसीलिए जब भी आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन्स में आपको लगता है, मान लो कि 3-4 क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि मैं 98% जो है वो मैं श्योर हूँ और केवल 2% में आपको रिस्क लगता है, तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जहाँ पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, वहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आप उनके, जो कह सकते हैं ना, कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं, जब आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, मान लो कि मैं बताऊँगा कि कितने क्वेश्चन्स आपको एज़ अ सेफ साइड करने हैं, तो अगर आप उसके पीछे रह रहे हैं, तो आप 0.25 की नेगेटिव मार्किंग में कुछ रिस्क आप ले सकते हैं। तो यहाँ तक आपको कस
पता चल गया। अगर आप क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। तो वही बात यहाँ पे मेंशन है, कंपल्सरी का मतलब ये नहीं था कि सब कुछ करना ही करना है। देखो नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तो 0 नंबर ये आपको दे रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब इसी के क्रम में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो किस तरीके के यहाँ पे सेक्शंस होने वाले हैं। तो सेक्शन है आपका एप्टीट्यूड सेक्शन होगा। हालांकि इन्होंने मेंशन तो किया है कि बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन ड्राइव करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट बेटा क्या आएगा ये आपको 14 तारीख को ही पता चलेगा। और चाहे कोई कितना भी प्रिजम्पशन कर ले, ठीक है, एग्जैक्ट चीजें आपको 14 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि वेरिएशन हुआ है एग्जाम में। बट एक चीज याद रखिएगा कि वो वेरिएशन सभी के लिए है, केवल आपसे उनकी दुश्मनी नहीं है। जितने भी एग्जाम में बच्चे बैठेंगे सभी के पास सभी को या तो क्वेश्चन आसान कर देंगे तो वो सभी के लिए होगा, मुश्किल कर देंगे तो वो सभी के लिए होगा। सेक्शन भी जो कि आपका बहुत सारे समझ एक तरीके से समझ सकते हैं कि आपके CSIR के तरीके सेक्शन भी होगा, जिसमें बहुत सारे साइंस के ही डोमेन को कलेक्ट करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो होगा ये भी आपका पार्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। और सेक्शन सी जो डिसिप्लिन आपने सेलेक्ट किया होगा वहां से क्वेश्चन आएगा। तो यानी कि जो 150 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है, तो 50 और 50 ये आपके लिए समझ लीजिए कि बहुत ही डिसाइडिंग होने वाले हैं, क्योंकि टाइम कम है। पहले क्या होता था, बहुत ध्यान से समझते जाइएगा, कि जब आप पहले का पेपर देखते थे तो वहां पे सेक्शन ए रहता था, सेक्शन बी रहता था। और सेक्शन बी में होता क्या था कि आपके पास 100 क्वेश्चन होते थे, जिसमें से आपको 75 अटेम्प्ट करने होते थे। यहाँ पे चूंकि चॉइस नहीं है तो बच्चे लालच भी करेंगे, और बच्चे क्या करेंगे कि उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे, लेकिन जो घड़ी की सुई है वो साइमल्टेनियसली मूव ऑन करती जाएगी। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो आपका अगर आप 100 क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप करने जाते हैं तो बहुत फास्ट अगर आपकी स्पीड होगी तो कम से कम 60 मिनट 1 घंटा तो आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा, या मान लो +10 मान लो, ठीक है। फिर उसके पास आपके पास 40-50 मिनट का ही समय रहेगा जो आप एप्टीट्यूड में दे सकते हैं अगर आप बहुत फास्ट काम करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि एप्टीट्यूड के पीछे बहुत ज्यादा मत परेशान हो, कि यहाँ पे CSIR के तरीके 3 घंटे का टाइम नहीं है कि आपको केवल क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, मतलब सारे क्वेश्चन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो आप खुद अपने दिमाग लगा के देखिए कि आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अगर आपको 30-40 मिनट में करने होंगे और उन्हें बहुत कायदे से अगर बना दिया होगा तो क्या आप कर पाओगे? तो थोड़ी चीजें वहां पे प्रश्न चिन्ह बनेंगी। इसी वजह से आप अपने जब बायोलॉजी के पार्ट पे स्ट्रांग रहेंगे तो यहाँ पे तुरंत करते हुए निकल जाएंगे। तो पहला सजेशन ये रहेगा कि आप सेक्शन बी करिएगा और देन सेक्शन सी पर आइएगा और यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनाने का प्रयास करेंगे। मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो होने वाला है बेटा, वो आपका इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। यहाँ पे जो बच्चे जैसे आप CSIR का एग्जाम देने जाते हैं तो आपको साइड में हिंदी भी विजिबल होता है, वो प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जो आपका सेक्शंस होंगे क्वेश्चन पेपर के, वो टॉप ऑफ द बार स्क्रीन पर आपको दिखेगा। क्वेश्चन इज ए सेक्शनड बाय व्यूड बाय द क्लिकिंग ऑन अ सेक्शन नेम, द सेक्शन यू आर करंटली व्यूइंग इज ए हाइलाइटेड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये मेरा बताने का मतलब है कि जैसे कि ये नहीं है कि मान लो ABC है तो सबसे पहले आप ए को ही सॉल्व करना, क्योंकि आपके स्क्रीन पर जब आपका क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ तो वो आपका ए स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं है, आप जब चाहो तब किसी भी सेक्शन पे जंप कर सकते हो। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप सबसे पहले सेक्शन बी करिएगा, देन सेक्शन सी करिएगा, या फिर सेक्शन ए सबसे लास्ट में करिएगा। और अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाना चाहें तो आप सबसे पहले सेक्शन सी पे फोकस हो जाइएगा। यहाँ पे वही पॉइंट हाईलाइट किया गया है, तो मैंने आपको क्लियर बताने के लिए यहाँ पे लगा भी दिया है कि यू कैन सफल बिटवीन सेक्शन एंड क्वेश्चन एनीथिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, आपने समय के अनुसार जिस सेक्शन पे जितनी समय जाना चाहे, जब जाना चाहे तब आप जा सकते हैं। इसके बाद ये कुछ आपके पैटर्न, अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा तो आप इससे फैमिलियर हो। अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं, अगर आपने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया तो इस तरीके का सिंबल रहेगा, ठीक है। जिसका आपने आंसर नहीं किया है वो आपका रेड रहेगा, जिसको आपने आंसर कर दिया है वो ग्रीन रहेगा। एक ब्लू रहता है कि आपने क्वेश्चन को आंसर नहीं किया लेकिन आपने मार्क करके रख लिया है ताकि आप रिव्यू करेंगे, मतलब इसका ऑप्शन आपको पता है कि आप सोच रहे हैं कि इसको मैं लास्ट में एक बार चेक करूंगा। और ये जो होता है एक और जो मार्क होता है जिसपे आपका ग्रीन सिग्नल लग जाता है, जिसको आपने आंसर भी कर दिया है और रिव्यू के लिए भी छोड़ दिया है। तो खैर ये प्रक्रिया से आप बचिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअल में बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम में मार्क फॉर रिव्यू लगा के छोड़ दिया, और लास्ट में अगर आपने इसको समय नहीं मिला, अगर आपने इसको नहीं हटाया, ठीक है, तो होता क्या है कि इसको भी काउंट कर लेते हैं आपके। मान लो कि तुम भूल गए तो ये क्या होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है तुम्हारा गलत रहा हो, और वो इसको काउंट कर लेंगे, मतलब इसको आपका जो आंसर आपने जो लगाया होगा ना उसको ये कंसीडर कर लेंगे कि आपने यही कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, निगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि आपको पता है कि आपको एक रफ शीट यहाँ पे मिलेगी, तो उस रफ शीट में क्या करना है आपको, मान लो कि ये A4 साइज का ये आपका रफ शीट होगा, तो इसमें एक साइड में पेपर को मोड़ लेना, ठीक है, ताकि ये चीजों से आप बच जाओ। और मान लो कि करना क्या है तुमको कि तुरंत तुम्हें
क्या करना है, मान लो तुमको लगा कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मुझे लग रहा है कि ये मैं कर ले जाऊँगा, लेकिन अभी मेरा दिमाग नहीं क्लिक कर रहा है या सब कुछ सही है बट मैं इसको एक बार देखूँगा। तो आपको क्या करना है, आपको आंसर वहाँ पे नहीं करना है, बस आप अपने साइड में लिख लेना क्वेश्चन नंबर 6, एक तरफ लिख लेना सेक्शन बी और एक तरफ लिख लेना सेक्शन सी। ऐसे क्वेश्चंस लिखते जाना। मान लो छठे नंबर के क्वेश्चन आपको लगा, फिर आपको लगा कि नहीं यार 8वें नंबर के क्वेश्चन को भी मुझे देखना है, तो 8वां हो गया, फिर 13वें नंबर के क्वेश्चन को लगा, फिर 13वां हो गया। इससे क्या होगा कि आपको बार-बार भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है? फिर आप पेज में क्या करोगे, चूँकि आपका मान लो गलती से समय कम हो गया, तो ये नहीं होगा कि आपने टिक करके छोड़ दिया है, तो वो क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है? तो चुपचाप क्या करना होगा, जब आपके पास आपकी कॉपी में लिखा होगा, तो 6th क्वेश्चन पे क्या करोगे, यहाँ पे आप जंप कर सकते हैं, सीधा आप माउस को लेकर जाओगे और 6 नंबर पे क्लिक करके आप उस क्वेश्चन पे पहुँच जाओगे। तो ये अप्रोच को आपको फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें जो मिस्टेक्स होती हैं, वो आप पे भारी पड़ सकती हैं, अगर आपने वहाँ पे आंसर मार्क्ड फॉर रिव्यू करके छोड़ दिया। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके क्रम में अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो जब आपका क्वेश्चन पेपर ओपन होगा, तो आपको कुछ इस तरीके से विज़िबल होगा, जो आपका नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है एनटीए का। मान लो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होगा। अगर आपने किसी, मान लो कि पहले मुझे लगा कि थर्ड ऑप्शन है, फिर मुझे लगा नहीं, नहीं, मुझे थर्ड नहीं 4 सेलेक्ट करना है। तो आपको पहले क्लियर ऑप्शन करना होगा, देन फिर आपको क्या करना होगा, उस पे क्लिक करना होगा। सेव का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, मार्क और रिव्यू का ऑप्शन दिया है, बाकी साइड में ये आपको दिखता रहेगा कि कितने क्वेश्चन आपने विजिट नहीं किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने आंसर ही नहीं किए हैं, कितने क्वेश्चन के आपने आंसर कर लिए हैं। और ब्लू वाले पर जैसा कि मैंने आपको सजेशन दिया है कि आपको ब्लू टिक वाला नहीं करना है, ब्लू टिक वाले के लिए आप अपनी A4 शीट पर ही साइड में क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अब इसी के क्रम में अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ये आपका देख सकते हैं, इस तरीके से आपको जैसे-जैसे करते जाएँगे, वो प्रोग्रेस जो होगा वो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कट ऑफ के बारे में और सिलेक्शन के बारे में, कि हमें कितने मिनिमम क्वेश्चंस करने चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरी है। और एक चीज़ जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और डीएचआर का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया था, बट एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि जो इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो इन्होंने बताया है कि एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी ब्रेड के एग्ज़ाम के आधार पे, जिसमें 50% मार्क आपका जनरल अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, फिजिकली मतलब जो दिक्कत वाले स्टूडेंट हैं उनका, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, और 45% आपके एससी एसटी कैटेगरी में होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो ब्रेड का एग्जाम होगा, जैसा कि आप आपके साथ मेरे साथ जुड़े होंगे तो आपको पहले से पता होगा, नहीं जुड़े हो तो एक बात बहुत ध्यान से समझ लेना कि पर्टिकुलर आईसीएमआर एग्जाम का एक अपना क्राइटेरिया होता है कि मुझे मिनिमम इतने नंबर लाके दो। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो मिनिमम क्या करना है कि आपको 50% मार्क्स जो है वो आपको लाना ही लाना है, ठीक है? समझ रहे हो? अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं, तो आपको 45% मार्क्स लाना ही लाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब चूंकि होता क्या है कि सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊं, अगर आपने डीबीटी का एग्जाम दिया या सीएसआईआर का एग्जाम दिया, सपोज दैट बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया और जिसने बच्चे ने सबसे ज्यादा नंबर आया उसके 49% नंबर आए, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो डीबीटी और आईसीएसआईआर क्या कहता है कि जिस बच्चे के मैंने एग्जाम कंडक्ट कराया और इसने इस एंट्रेंस एग्जाम में 49% लेकर आया, ये मेरा क्या है, फर्स्ट रैंक होल्डर है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लेकिन आईसीएमआर क्या कहता है कि अगर तुम मेरे एग्जाम में बहुत सारे, मतलब लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया और जो हाईएस्ट बच्चा लेकर आया जनरल का वो 49% था, तो आईसीएमआर कहता है कि तुम मेरी नजर में डिस्क्वालिफाइड हो, क्योंकि मेरे एग्जाम को या मेरी फेलोशिप लेने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना ही लाना है, तभी समझ लो कि आपकी कॉपी आगे बढ़ेगी। बात समझ में आ गई? तो मिनिमम आपको 50% मार्क्स इनके लाना ही लाना है, हालांकि धरती वीरों से खाली नहीं है। तो चूंकि 50% के आगे भी लाने वाले बच्चों की कमी नहीं होती है, तब ये मेरी डिसाइड होती है, समझ रहे हो? तब वहां पे आपका रैंक होता है कि कितने बच्चे क्वालिफाई किए, लेकिन मिनिमम आपको 50% नंबर आपको लाना ही लाना होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ब्रेट में यहाँ पे 50% मार्क है, जो कि आपका जनरल कैटेगरी के लिए, हालांकि यहाँ पे थोड़ा इन्होंने शायद रिलैक्सेशन दिया है, जहां तक मुझे ध्यान है कि पहले जनरल के लिए 55% हुआ करता था, ओबीसी को इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया था, 50% कर दिया था। बट अभी इन्होंने क्या किया है कि जो आपका ब्रेट के लिए जो है वो आपका 50% मार्क्स कर दिया है आपके जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी के लिए आपका 45 कर दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि परसेंट के हिसाब से जोड़ोगे, तो यानी कि अगर 150 नंबर का पेपर है और आपको 50% आपको यहाँ पे लाना है, तो 150 का जब आप 50 निकालोगे, तो ये आपको मिनिमम 75 मार्क्स का पेपर आपको करके आना ही आना है। नहीं तो अगर उसके नीचे तो कॉपी ही नहीं चेक होगी, बस
सीधा-सीधा बात ये समझ लो, ठीक है? बात समझ में आ गई कि कितना आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब इसके बाद एक और आपका जो पॉजिटिव मोटिवेशन आपके लिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको घबराना नहीं है, नंबर ऑफ फेलोशिप जो आपकी इंक्रीज़ हुई है, वो किस तरीके से आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं ना कि पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर जब आपका 8 जुलाई 2023 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, तो सबसे पहले जो रिज़ल्ट आया उसमें 132 स्टूडेंट क्वालीफाई किए। बहुत ध्यान से समझना ये डेटा को, ठीक है? कहीं इधर-उधर कोई बताएगा भी नहीं, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ कि जो बच्चे क्वालीफाई किए उसपे जो जनरल की जो लास्ट कट ऑफ थी वो आपके 61.8, ये नंबर नहीं है, ये परसेंटेज के फॉर्म में है। तो यानी कि जो इनके एग्जाम में 61 परसेंटेज नंबर को लाया वो लास्ट कट ऑफ थी, उसको जेआरएफ दे दिया। ठीक है, टोटल बच्चे कितने क्वालीफाई हो रहे थे? 132 स्टूडेंट क्वालीफाई हो रहे थे। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का 55 था, ओबीसी का 55.4 था। लेकिन जैसे ही ये अपडेटेड रिजल्ट आया, जब इन्होंने 281 स्टूडेंट को क्वालीफाई कराया, वैसे ही ये जनरल की जो कट ऑफ थी वो डाउन हो गई, यानी कि जो जनरल की कट ऑफ थी वो 59.2 हो गई। 2% की गिरावट हुई और जो बच्चे 3 महीना पहले डिस्क्वालीफाई थे वो बच्चे क्वालीफाई हो गए। कहने का मतलब है कि कोई एक एग्जाम जो है वो आपकी एबिलिटी को नहीं डिसाइड करता है, पहली बात। 2 महीने बाद जैसे ही नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुआ, जो बच्चे उस पर्टिकुलर एग्जाम में डिस्क्वालीफाई थे, अपने आप को डिमोटिवेट फील कर रहे थे, वो क्वालीफाई हो गए और 2% का यहाँ पे आपको फर्क देखने को पड़ा। जैसे ही लगभग अगर मैं बात करता हूँ कि 132 थे, यहाँ 281 था, यानी कि लगभग 150 फेलोशिप को जैसे ही इंक्रीज किया गया, 202% की यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में, अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 4% की गिरावट मिल रही है, यानी कि 51.2% हो गया। ओबीसी में भी आपका 51 परसेंटाइल पे आपका क्वालिफाई हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब ये 281 स्टूडेंट को क्वालिफाई किए तब इतना वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। अभी तो ये आपके सामने 500 फेलोशिप ला रहे हैं, ठीक है? तो इसी वजह से पॉजिटिव इंटेंट के साथ जरूर जाइएगा, एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि आईसीएमआर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलोगे तब आपको लगेगा अरे बहुत हलवा क्वेश्चन था, बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है, शायद आपने पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पीवाईक्यूज देख के लगा होगा कुछ-कुछ क्वेश्चंस कि ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया है। लेकिन उतने ही क्वेश्चन करने में जो होता है ना वो पसीना छूट जाता है, क्योंकि आपको 2 घंटे में आपको करना है। और ये जो एग्जाम है वो पर्टिकुलर आपके कह सकते हैं कि मेमोरी, ठीक है? मेमोरी और स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेमोरी प्लस स्पीड, ये 2 चीज का कॉम्बिनेशन जो है वो आपका चेक किया जाता है, कितना आप अपने दिमाग को स्थिरता रख के और कितनी स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप खुद ही सोच लीजिए कि जहाँ पे आपका आपने 10th लेवल से लेके आपके जेआरएफ लेवल तक के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे। तो चूंकि ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, 2 घंटे की प्रैक्टिस कोई नहीं करता है, मॉक टेस्ट भी देते हैं तो वो भी आप 3 घंटे के आसपास का देते हैं, तो सडन जो यहाँ पे वेरिएशन आता है वो बच्चों को बहुत दिक्कत करता है। इसी वजह से पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाइएगा, अपने ऊपर बिलीव रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है। और मान के चलिए कि कट ऑफ तो सोचना ही नहीं, क्योंकि कट ऑफ तो बेटा आपके नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ चीजों पे डिपेंड करती है, जिसको आप किसी पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ नहीं जा सकते हैं कि हाँ मुझे इतने करने हैं। बट फिर भी इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो आईसीएमआर का हमारा रिकॉर्ड रहा है कि जहां पे हमने जो भी प्रोडिक्शन किए हैं वो मोर और लेस लगभग चीजें सही होती हैं। आपको पीवाईक्यूज के वीडियो मिल जाएंगे, स्टूडेंट्स के फीडबैक मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको कितने मार्क्स करने चाहिए। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर मार्क्स को कैलकुलेट करूं, क्योंकि पहले का जो सिलेबस था उसमें क्या था कि आपके 50 सेक्शन ए के क्वेश्चन होते थे और सेक्शन बी में आपको 75 अटेम्प्ट करने होते थे 100 में। टोटल आपके 150 क्वेश्चन थे, लेकिन 125 ही आप अटेम्प्ट कर सकते थे। यानी कि जो ये नंबर है ये आपका 125 में आपके 61 परसेंटाइल है या 59 परसेंटाइल है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इस परसेंटेज को, तो ये लगभग 74 जो होता है वो मार्क्स के करीब आता है, जो कि आपका लास्ट ईयर का, अगर मैं आईसीएमआर के 59.2 परसेंटाइल को, परसेंटेज को अगर मैं मार्क्स में कन्वर्ट करना चाहूं, तो आईसीएमआर के एग्जाम में जिसने जनरल कैटेगरी से जिसने 74 नंबर लेकर आया वो क्वालिफाइड हो गया। बात समझिएगा बहुत गंभीरता के साथ, ठीक है? अगर मैं इस बार मार्जिन भी ले लेता हूं कि चलो भाई वो आपसे सारे क्वेश्चन करने के लिए आपको छूट दे रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर भी तो आ गया कि आपको 150 क्वेश्चन पढ़ने ही पढ़ने हैं,
ठीक है? उसको करने ही करने हैं विदिन 2 आवर्स में। तो पहली बात तो मैं सेफ साइड जितना उन्होंने बोला है कि आपको 50% आपको स्कोर करना है, तो सबसे पहली बात जो भी बच्चे हैं वो आपके जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो 75 नंबर का पेपर तो आपको करना ही करना है एनी हाउ। इसके बाद अगर आप सेफ ज़ोन में जाना चाहते हैं, तो अगर आप 90 से 110 नंबर का क्वेश्चन पेपर कर देते हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आपका एक सेफ टारगेट रहेगा, जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है? अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा तूफान ना आ जाए, ठीक है? तो फिर भी एज़ अ सेफ साइड आप 90 से लेके 110 नंबर तक के क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और यहाँ तक लाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेक्शन बी जो है, वो आपका सब्जेक्टिव है, सेक्शन सी जो है, वो आपका सब्जेक्टिव है। अगर मैं 5-5 क्वेश्चन का मार्जिन ले लूँ कि चलो 50 में तुम यहाँ 45 कर लो, यहाँ 45 कर लो, तो भी आपके 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। मान लो कि 2-4 क्वेश्चन और घटा दो, तो भी आपके 85 हो जाते हैं, जो कि आपका 74 मार्क्स लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, ठीक है? बट फिर भी चूँकि वहाँ पे 125 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट कर सकते थे, यहाँ पे आपको 150 में 150 अटेम्प्ट करने को बोला जा रहा है। तो मैं आपका 10-20 थोड़ा-सा मैं ऊपर-नीचे लेके चल रहा हूँ, तो भी मैं अगर मैं मान लेता हूँ, तो भी अगर आप 90 नंबर से लेके 110 नंबर तक अगर आप कर लेते हैं, तो आप डेफ़िनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएँगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया होगा जो मैं समझाना चाहता था। आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो आपको रिकॉल करके जानी है, क्या-क्या चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है 14 तारीख के एग्ज़ाम को बेटर करने के लिए। तो सबसे पहली बात क्या करनी है, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, जब आपका कल फ्राइडे रहेगा, ठीक है? अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने हैं, जो कि एडमिट कार्ड का वीडियो मैंने बना दिया है, ठीक है? तो उसको बहुत अच्छे से देख लेना, जो भी चीज़ें उसमें बोली गई हैं उनको उनको फ़ॉलो अप कर लेना। फ्राइडे को बहुत ज़्यादा मत पढ़ना, रात को एक मानता हूँ कि टेंशन में आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन फिर भी किताब खोल के मत बैठना, एक अच्छी नींद लेने का प्रयास करना। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, जो चीज़ें अभी आपको फ़ील हो रही हैं, मैं एक चीज़ और भी आपको बता दूँ, आपको जो भी एंग्ज़ायटी हो रही है, जो भी आपको फ़ील आ रहा है, प्रेशर लग रहा है कि कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे नहीं होगा, या किस तरीके से गाड़ी आगे बढ़ेगी, वो सभी के साथ होता है। अगर आपने मानव जीवन लिया है, मनुष्य जीवन पाया है, अगर आपके अंदर कोई शैतान नहीं जीवित है, मनुष्य हैं अगर आप, तो ये चीज़ें जो हैं वो लाज़मी है। ये एक कह सकते हो ना ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक है कि जब आपने किसी बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स के लिए जाते हैं ना, तो आप नर्वस होते हैं। इवन इंसान अपने विवाह, शादी में भी नर्वस होता है, ठीक है? भले ही वो खुशी का मौका है, लेकिन जब एक टाइम पे लगता है उसको कि नहीं यार, कुछ तो बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, ठीक है? तो जो अगर आप मनुष्य हैं, उसी तरीके से आपकी एक परीक्षा है जो कल के आपके भविष्य को निर्धारित करेगी, और आपने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। इसके लिए आपने संघर्ष किया है, 3-4 महीने पढ़ाई किया है, तो जो अभी आपको फीलिंग आ रही है वो बहुत नॉर्मल है, ठीक है? मेरे को भी एग्ज़ाम में ले जाओगे, मेरे को भी सेम वैसा फीलिंग आएगा। इसी वजह से मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है? ये कोई हवा वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ, मैं टीचर हूँ, तो कल को मुझे लेकर चले जाओ एग्ज़ामिनेशन हॉल में, तो मुझे कुछ फ़ील नहीं आएगा। ठीक है? वो एग्ज़ामिनेशन का प्रेशर जो होता है वो सभी के साथ होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है? तो कोई आपके साथ 8वाँ आश्चर्य नहीं हो रहा है, कोई आपके साथ अद्भुत चीज़ें नहीं हो रही हैं। ये आपका एक ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक है जो आपके साथ हो रहा है। राइट? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ामिनेशन सेंटर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, बहुत समय से पहुँचना है, क्योंकि एक तो आईसीएमआर, ठीक है? पहली बात तो जैसे कहते नहीं है कि एक तो आईसीएमआर और ऊपर से एनटीए, ये दोनों ही डेडली कॉम्बिनेशन है। इनको जो है आपको सही तरीके से डील करना है। आपने इतनी मेहनत से तैयारी की है, तो ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे ही नहीं पहुँच पाए और एग्ज़ाम ही नहीं देने पाए। सारा खेल विश्वास का है, अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने टीचर पे भविष्य भरोसा करना है, अपने कंटेंट्स पे भरोसा करना है। अगर मुझसे पढ़ाई किया है तो बहुत अच्छी बात है, या किसी से भी पढ़ाई किया है, ठीक है? किसी भी टीचर से अगर आपने पढ़ाई किया है, ठीक है? तो उस पे पूरा भरोसा करना है, उसके पढ़ाए हुए चीज़ों पे पूरा भरोसा करना है और अपने ऊपर भी भरोसा करना है, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस का ही सारा खेल है, नहीं तो वहाँ पे गए, 4 दोस्त अगर आपको मिल गए, उन्होंने बोला कि अरे यार, फलाने टीचर ने तो ये पढ़ाया था, फलाने टीचर ने तो हमको क्रैश कोर्स में इतने पीवाईक्यूज़ करवा दिए। अच्छा भाई, तुमने पीवाईक्यूज़ किया? नहीं, नहीं, मैंने तो पीवाईक्यूज़ नहीं किया। अरे भाई, तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए? अरे भाई, तुमने इम्यूनॉलॉजी पढ़ा, तुमने ये पढ़ा, तो जितना शास्त्रार्थ जो है ना वो वहाँ पे नहीं करना है एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे, ठीक है? दोस्त यार रिश्तेदारों से बहुत दूर रहना है फिलहाल के लिए। कोई भी अगर आपको अपना दोस्त मिलता है, ठीक है? कोई भी आपको अपना सीनियर जूनियर मिलता है, तो बस उससे केवल दुआ सलाम कर लेना और कह देना कि अभी भैया थोड़ी देर बाद, जब 2 घंटे बाद एग्ज़ाम कंडक्ट खत्म हो जाएगा, फिर बैठ के गप्पे मारेंगे, फिर बैठ के सारा काम करेंगे। क्योंकि 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो अगर आप दुनियादारी में फँसेंगे, पहली बात तो ये व्यक्ति आपको डिमोटिवेट कर देगा इसकी बातों से, हो सकता है इसका इंटेंशन हो सकता है इंटेंशन ना हो। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा कि भैया मैंने रात भर पढ़ाई किया, आप सोचोगे भैया मैं तो सो रहा था। ये कहेगा मैं 3 महीने से बहुत बढ़िया पढ़ाई किया, ये कहेगा नहीं भैया मेरे कोचिंग वाले सर ने तो इतना बढ़िया पीवाईक्यूज़ करवाया था, क्रैश कोर्स करवाया।
और दुनिया भर की चीज़ें करा दी, मतलब टैबलेट खिला दिया, ठीक है? पीवाईक्यूज़ करा दिया, दुनिया भर की चीज़ें हमको हमारे सर ने करा दिया। आपको अपने सर पे डाउट आएगा, ठीक है? आपको अपने ऊपर डाउट आएगा, तो ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि जो दोस्त होगा वो इससे अब बाकी बात है कि मान लो कि आप शास्त्रार्थ करोगे, चलो भाई 4 क्वेश्चन तुम हमसे पूछो, 4 क्वेश्चन हम तुमसे पूछेंगे, तो इक्वल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसमें फँसेंगे तो आपकी ग्लूकोज़ डाउन होगा, आपकी एनर्जी डाउन होगी। तो ये सब प्रक्रिया से आपको बचना है, सेंटर पे पहुँचना है, एक कोना पकड़ना है और शांति के साथ वहाँ बैठ जाना है। सुबह क्या करना है, एक डिसेंट सा ब्रेकफ़ास्ट लेके निकलना है, ठीक है? चूँकि आपका 12:30 के आस-पास पेपर है, तो लंच का तो सवाल नहीं बनता है, बट फिर भी एक डिसेंट ब्रेकफ़ास्ट जो है वो आप ले लीजिएगा, ठीक है? बाहर का आइटम मत खाइएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दोपहर का ही पेपर है, हो सकता है कि आपके एरिया में बहुत तेज़ धूप हो या कुछ भी हो, तो ग्लूकोन-डी वगैरह जो है उसको लेके जाइएगा, जूस पी लीजिएगा, ठीक है? बॉडी में मतलब कह सकते हैं ना कि मतलब नमक वगैरह की कमी नहीं होनी चाहिए, तो उसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, ये समझ लीजिए कि आईसीएमआर के एग्ज़ाम का की पॉइंट है, ठीक है? कि 2 घंटे के पेपर को जब आपको अटेम्प्ट करना है, तो आपको वहाँ पे सोचना नहीं है। किसी क्वेश्चन को लेके आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए कि मैं तो भैया जूलॉजी का हूँ और एक क्वेश्चन हाइड्रा का दे दिया, ठीक है? या कोई बायोकेमिस्ट्री बच्चे का बैकग्राउंड का है, रामाचंद्रन प्लॉट का दे दिया, केएम का क्वेश्चन दे दिया, एंजाइम काइनेटिक्स का दे दिया, अरे भैया मेरा ईगो हर्ट हो गया कि मेरा कैसे नहीं सॉल्व हो रहा है, या इसके लिए तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था, इसके लिए तो लोग मुझसे पूछने आते थे, आज मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूँ। तो ये जो सारी जो आपके दिमाग में चीजें हैं ना, उनको बहुत दूर रखना है, ईगो नहीं लाना है, ठीक है? किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, क्योंकि आपके पास 2 घंटे का समय है और 150 क्वेश्चन आपको करने हैं, लेस देन 1 मिनट का आपके पास समय है, ठीक है? तो इस 1 मिनट का जो कम का समय है ना बेटा, यानी कि आपको किसी भी क्वेश्चन में 40 सेकंड या 35 सेकंड ही देने हैं। तो क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है। लास्ट में मैं कहूँगा कि कल दोपहर के बाद से तो वैसे मैं नहीं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो आपने जो भी एक हमारे साथ फ़ॉर्मूला शीट्स बनाई हो, कोई साइंस के फैक्ट्स हैं, नोबेल प्राइज़ है या जिस तरीके से आईसीएमआर क्वेश्चन पूछता है, कोई डिस्कवरी है, ठीक है? कोई फैक्ट है, कोई लॉ है, इन सब चीज़ों को क्या करना है, जो भी आपने डिज़ीज़ मान लो कि कोई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल साइक्लोस्पोरिन आप किससे आइसोलेट करते हैं, ब्यूटेरिक एसिड किससे आइसोलेट करते हैं, या कौन-सा इन्हिबिटर है डी रेप्लिकेशन का, कौन ट्रांसक्रिप्शन का इन्हिबिटर है। अगर आप उस तरीके का चार्ट अगर आपने प्रिपेयर किया है, तो अपनी कॉपी में अपने साथ रख लीजिएगा, अपने पॉकेट में, ठीक है? ताकि आप उसको थोड़ा-सा देखते रहिए, बट अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी देखते हैं, तो भी उससे कोई आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो इतनी चीज़ों को आपको करके निकलना है और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, कल से थोड़ा-सा आपको पॉज़िटिव रहना है, ठीक है? क्योंकि होप, एक पॉज़िटिव इंटेंट बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? अब वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, हो सकता है कोई कविता पढ़ के, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन के या कोई एक्टिविटी करके अगर आपको मोटिवेशन आता है, तो उनको ज़रूर करिए। अपने इष्ट आराध्य को याद करिए, अपने माता-पिता का आशीर्वाद लीजिए, ठीक है? नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे खास तौर से एक कविता है जो मेरे को बहुत प्रिय है, आपको भी शायद इससे एक हौसला आएगा कि वर्षों तक वन में घूम-घूम, बाधा विघ्नों को चूम-चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। तो ये चीज़ें आपके ऊपर भी अप्लाई होता है। अब आप इतने जो 3-4 महीने की आपने जर्नी किया है, ठीक है? उनसे आपने बहुत बदलाव आए हैं, अपने बहुत सारे धूप-घाम को सहा है, ठीक है? लेकिन अब आप निखर चुके हैं, तो इस बात को क्या करना है, आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, जब आप 14 तारीख को आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएँगे, ठीक है? उसके अलावा अगर आप लास्ट बार एग्ज़ाम दिए हैं या आपको कोई असफलता लगी है, तो आपको एक बात और भी ध्यान रखना है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं, हो सकता है कि आपको किसी और चीज़ों से मोटिवेशन आए, तो वो सारी प्रक्रिया जो है वो आप करते रहिएगा, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सारी जो आपकी क्वेरीज़ थी वो मैंने बता दिया। एक और क्वेरी थी कि बच्चों की कि वहाँ पे कैलकुलेटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा, ठीक है? बाकी अगर मिल जाता है तो अप्लाई कर लेना, नहीं मिलता है तो कोई इतना बड़ा वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं आएगा, ठीक है? छोटा-मोटा ही आएगा, वो सब कर लोगे। बाकी लास्ट मोमेंट पे अगर आपको रिवाइज़ करना है, पढ़ना है, तो खास तौर से आप फ़ॉर्मूला शीट्स वगैरह ज़रूर देखिएगा, ठीक है? इम्यूनॉलजी इनका फ़ेवरेट होता है, डिज़ीज़ बायोलॉजी जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया वो देख लेना, ठीक है? टूल्स, टेक्निक ज़रूर एक बार रिवाइज़ कर लेना, टेक्निक्स वगैरह, ठीक है? और बायोकेमिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका एंजाइमोलॉजी आ जाएगा, प्रोटीन केमिस्ट्री हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। मॉलिक्यूलर ज़रूर देखिएगा, ठीक है? बॉटनी का पार्ट आप कम देख सकते हैं, ठीक है? तो लास्ट मोमेंट पे आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करिए, अपने ऊपर बिलीव रखिए, फैक्ट्स याद रखिएगा, ठीक है? जो-जो चीज़ें आपको लर्न कराई हैं, उनको याद रखिएगा और बस इतना ही सोचिएगा कि ये एग्ज़ाम हमारा क्रैक हो जाएगा, ठीक है?
बस क्या करना है, मुझे पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाना है, मुझे घबराना नहीं है और ये एग्ज़ाम 2 घंटे का है, तो मुझे बहुत क्या बोलते हैं, सरलता के साथ, सावधानी के साथ और थोड़ी स्पीड के साथ मुझे क्या करना है, क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सारी क्वेरीज़ का मैंने आपको आंसर कर दिया है, बाकी आप भी अपने जो पॉइंट्स हैं, आप मेरे से कितने सहमत हैं, असहमत हैं, वो भी आप बता सकते हैं। बाकी मेरे तरफ से आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से पढ़े हों, सबको बहुत सारा कह सकते हैं कि ब्लेसिंग है, दुआएँ हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छा हो। जो चीज़ें आपने अभी तक सीखा है, उन चीज़ों को आप बेटर तरीके से अप्लाई कर सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।